कैसे ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है बेटा? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नाउ आई एम ऑडिएबल। ओके, क्या नहीं डाल सकते? ओके, कहाँ गया भाई इसका वो? अच्छा, एक्सपांशन समझ में आ गया क्या? कि कंटिन्यूसली अगर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एग्रीगेट डिमांड है, नेशनल आउटपुट है, ठीक है, नेशनल इनकम है, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, प्राइस लेवल्स हैं। देखो प्राइस लेवल्स का इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है, ये बात स्पेशली याद रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है तो इन सब चीजों से पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन की प्रोसेस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो तीन तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और ठीक है फ्रिक्शनल हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीक। ठीक है, अब पीक का मतलब क्या होता है कि जनरली एक्सपांशन की प्रोसेस जब रुक जाती है आगे और एक्सपांड करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंट्री ने अपने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को या फिर जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं, यस क्या हो रहा है? नाटक हो रहे हैं? क्या बंद करवाएं? अरे फैन बंद करो भाई। अपने साइड का चालू रख लो, इस साइड का बंद कर दो। हैं? एक से तीन बंद हो जाएंगे? चार बंद हो जाएंगे? अब क्या बोले इसमें? तार काट दें? है? क्या? बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट पूरे नेशन पर पड़ता है या किसी पर्टिकुलर रीजन पर भी पड़ सकता है, बट किसी इंडिविजुअल कंपनी पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अरे बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। अरे थोड़ी देर करके तो देखो एक बार, चलने दे। फिर तो यही इलाज है भाई, कम्बल वम्बल लाया करो अपनी। चलो कोई नहीं, देखो तो जब कंट्री अपने पास अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेती है, आगे फर्दर यूटिलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, या फिर फर्दर रिसोर्सेज की अमाउंट को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन और इंक्रीज नहीं होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका मतलब इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को अटेन कर चुकी है। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन कर चुकी है तो इसका मतलब फर्दर नेशनल इनकम भी इंक्रीज नहीं होगी, और फर्दर नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी तो लोगों की एबिलिटी टू पे भी इंक्रीज नहीं होगी, मतलब प्राइस लेवल भी अब फर्दर इंक्रीज नहीं होंगे। तो जब एक्सपेंशन की ये स्टेज आ जाए कि फर्दर किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे? प्रॉस्पेरिटी। आगे बात समझ में? देखो, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल, किसी भी बिजनेस साइकिल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसी को प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं या पीक पॉइंट बोलते हैं। फिर इसके बाद में इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड एंड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस। ठीक है, देखो एक्सपांशन के अंदर आपके पास इनपुट्स जो है वो आपने जितने भी अवेलेबल इनपुट्स हैं उनको मैक्सिममली यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब और इनपुट लाना तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर ज्यादा डिमांड आएगी इनपुट्स की तो इनपुट्स के प्राइस लेवल्स क्या होने लग जाएंगे? इंक्रीज होने लग जाएंगे। सीधी सी बात है कि आपने पीक पॉइंट तब मिलता है जब आपने अपने रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया, और रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया, अब फर्दर रिसोर्स लाना तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा करोगे, ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर इनपुट्स की शॉर्टेज आने की वजह से उनकी प्राइस लेवल से बढ़ने लग जाएंगे। आगे बात समझ में? और प्राइस लेवल बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो
कंपनियों के प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कंपनियों के प्रॉफिट्स कम होना स्टार्ट होंगे तो एक्सपेंशन के बाद में वापस इकोनॉमी एक टर्निंग पॉइंट से गुजरेगी और वापस इकोनॉमी के अंदर क्या आने लग जाएगा, रिसेशन आने लग जाएगा। ठीक है, अरे क्या बातें हो रही है पीछे, देखिए। Increase output price also rises rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners. इसके बाद में एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स का मतलब जहां पर पीक पॉइंट होगा उसके बाद में डिमांड के लेवल और इंक्रीज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पर पीक पॉइंट होगा वहां पर रिसोर्सेज को मैक्सिममली यूटिलाइज कर लिया। अब लोगों की इनकम और इंक्रीज नहीं होगी, इनकम और इंक्रीज नहीं होगी तो डिमांड के लेवल भी और आगे इंक्रीज नहीं होंगे। तो पीक लेवल पर डिमांड क्या हो जाती है, स्टैग्नेंट, मतलब रुक जाती है और आगे इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में growth has reached a point where it will stabilize for a short time and then move in the reverse direction। और पीक पॉइंट के बाद में जो ग्रोथ है वो एक बार के लिए रुक जाएगी और रुकने के बाद में वापस वो इनवर्स डायरेक्शन के अंदर चलने लगेगी, मतलब ग्रोथ के लेवल धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। इसके बाद में डिमांड इज हेल्टेड एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग इन सर्टेन सेक्टर्स, और धीरे धीरे सर्टेन सेक्टर्स की डिमांड क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। पीक पॉइंट पर मैंने क्या बताया, पीक पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड के लेवल हाईएस्ट होंगे और हाईएस्ट लेवल पर प्राइस भी क्या चल रही होगी, हाईएस्ट। हाईएस्ट प्राइस होने पर जो कंज्यूमर्स हैं वो धीरे धीरे वापस डिमांड को क्या करने लग जाएंगे, कम। एज यू नो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो जब इकोनॉमी पीक पर चल रही है तो इसका मतलब प्राइस के लेवल भी अपने पीक पर चल रहे होंगे। ठीक है, तो पीक लेवल पर धीरे धीरे कंज्यूमर्स प्रोडक्टों की डिमांड क्या करने लग जाएंगे, कम करना स्टार्ट कर देंगे। डिमांड कम होने लग जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब एक इकोनॉमी पीक को शॉर्ट टाइम के लिए ही इंजॉय कर सकती है। शॉर्ट टाइम का मतलब कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने के लिए या साल भर तक के लिए आप पीक टाइम को इंजॉय कर सकते हो, बिकॉज एक पीक टाइम आने के बाद में ऑटोमेटिकली कुछ सर्टेन सेक्टर्स की डिमांड क्या होने लग जाती है, कम, ड्यू टू द हाईएस्ट प्राइसेस। हाईएस्ट प्राइस होने से वापस प्राइस डिमांड के लेवल कम होंगे और डिमांड के लेवल कम होने पर, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम होने लग जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने पर प्रोडक्शन लेवल कम होने लग जाएंगे। प्रोडक्शन कम होने पर एम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा। एम्प्लॉयमेंट कम होने पर इनकम लेवल्स कम होने लग जाएंगे और वापस प्राइस लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। समझ में आ गया क्या? तो इसका मतलब इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म पीक एंजॉय करने के बाद में वापस क्या फेस करना पड़ता है, रिसेशन पीरियड या कॉन्ट्रैक्शन पीरियड फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। पीक पॉइंट पर आने के बाद डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाती हैं, मिसमैच हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल हाई होने की वजह से डिमांड तो ज्यादा चल रही होगी और रिसोर्सेज का ऑप्टिममली यूटिलाइज करने के बाद में फर्दर सप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये मिसमैच क्रिएट होने से सप्लाई फार एक्सीड डिमांड एंड इनिशियली दिस हैपेंस ओनली फ्यू सेक्टर्स एंड एट द स्लो पेस बट रैपिडली स्प्रेड्स टू ऑल सेक्टर्स। ये पहले तो कुछ सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे सभी सेक्टर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस साइकिल का एक रूल होता है कि एक अगर इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी देखने को मिलेगा। कि सभी इंडस्ट्रीज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में कैंसिलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर। जब पीक पॉइंट के बाद में जब एग्रीगेट डिमांड के लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, ठीक है, तो जितने भी न्यू ऑर्डर्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कैंसिल होंगे। सीधी सी बात है, फर्दर प्रोडक्शन करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम होने पर जितने भी न्यू ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल होने लग जाएंगे, चाहे वो लेबर के हों चाहे कैपिटल इक्विपमेंट्स के हों। इसके बाद में दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ ए रिसेशन। पीक पॉइंट के बाद में जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल, प्रोडक्शन का लेवल, एम्प्लॉयमेंट का लेवल धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि जब ड्रॉ आने के बाद में या फिर आपका डिप्रेशन आने के बाद में इकोनॉमी वापस एक्सपेंशन करना स्टार्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिकवरी। आगे बात में, और जब पीक आने के बाद में वापस इकोनॉमी रिसेशन को फेस करती है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। डायग्राम के अंदर आपको जो ये वाला सेगमेंट दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, और ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई?
इसी तरीके से यहां पर आपको ट्रो दिखाई दे रहा है, और इसके बाद में ये जो एरिया है ये क्या है, रिकवरी, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद में डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, अब इसके रिजल्ट क्या क्या निकलेंगे। ठीक है, पीक के बाद में धीरे धीरे डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स द इनपुट प्राइस डाउन, इनकम्स ऑफ वेजेस इंटरेस्ट रेट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कुल मिलाकर बात यह है कि धीरे धीरे मार्केट में प्राइस लेवल्स क्या होने लग जाएंगे, कम होने लगेंगे पीक के बाद में। ठीक है, जैसे ही टर्निंग पॉइंट आएगा सभी तरीके के कमोडिटी मार्केट के अंदर प्राइस कम होंगे। ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाएगी, जॉइंट स्टॉक्स या स्टॉक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूसर्स लोअर देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंटरीज एंड मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू द मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में एग्रीगेट डिमांड के लेवल कम होने से सप्लाई तो रह जाएगी ज्यादा और डिमांड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स अपने स्टॉक को बेचने के लिए और अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या होता है, सीधी सी बात है, जो भी कंपनी के मांगने वाले क्रेडिटर्स हैं वो तो टाइम पर लेंगे ना। ठीक है, तो अपने क्रेडिटर्स को सेट ऑफ करने के लिए कंपनियां माल को या अपने प्रोडक्ट को चीपर प्राइसेस पर सेल करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ताकि उसके पास सफिशिएंट फंड आता रहे और वो अपने, ठीक है, क्रेडिटर्स को पे करती रहे। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। इसके बाद में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लेवल डाउन होने लग जाएंगे, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, देखो दो टर्म होते हैं, एक तो होता है ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है पेसिमिस्टिक। जब भी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस फर्म पेसिमिस्टिक होंगी, निराशावादी, निराशावादी मतलब कि आगे की तरफ प्रोडक्शन लेवल और कम होंगे। ठीक है, इस तरीके की अगर डिसअपॉइंटमेंट भरी फीलिंग हो अगर एंटरप्रेन्योर्स की, तो उसको बोलते हैं पेसिमिज्म। ठीक है, और जब भी कोई बिजनेस फर्म पेसिमिस्टिक होती है तो वो धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन क्या करना स्टार्ट कर देगी, कम करना स्टार्ट करेगी, प्राइस लेवल्स डिक्लाइन करने लग जाएगी। फिर इसके बाद में बैंक क्रेडिट श्रिंक, बैंकों ने जो लोन दे रखे हैं वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। स्टॉक प्राइसेस फॉल, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डिस्पाइट फॉल इन वेज रेट। अब इसके बाद में आता है, ये सारा चल रहा था आपका रिसेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद में बात करते हैं प्रो एंड डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन पीरियड क्या होगा, द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन होगी जिसके नीचे आपको डाउनफॉल होना पॉसिबल नहीं है। जैसे पीक का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्सपेंशन की जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी जिसके आगे राइज करना पॉसिबल नहीं है, वो तो हो गया पीक। ठीक है, और डिप्रेशन का मतलब रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन की वो वैल्यू जिससे नीचे फॉल करना पॉसिबल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, देखो डिप्रेशन में क्या होगा, सीवियर फॉर्म ऑफ ए रिसेशन। सीवियर फॉर्म का मतलब जिससे नीचे डाउनफॉल करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में ग्रोथ रेट बिकम्स ए नेगेटिव। ये वाला स्टेटमेंट स्पेशली आपको याद रखना है कि जिस टाइम पर इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन चल रहा होगा उस टाइम पर इकोनॉमी के अंदर क्या चल रही होगी, ग्रोथ रेट नेगेटिव। ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट थी वो -7% चल रही थी। -7 का मतलब आज तक हम जो प्रोडक्शन करके आए हैं उस प्रोडक्टिविटी में भी धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही थी। समझ में आ गई क्या। इसके बाद में लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइन से रैपिडली, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिक्रीजेज, प्राइस आर देयर लोवेस्ट एंड डिक्लाइन रैपिडली, फोर्सिंग फर्म्स टू शट डाउन सेवरल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। और धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर जो फर्म्स है वो क्या होने लग जाएंगी, शट डाउन होने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ रेट की वजह से उनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होंगे, और मार्केट में प्रोडक्टों की सेल नहीं होगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। सीधी सी बात है, वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों बाद में उनको अपनी दुकानें शट डाउन करनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा कोरोना पेंडेमिक के दौरान काफी दुकानें बंद हो गई थी। क्यों, अच्छा मैंने एक फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को कि फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम होता है शट डाउन कॉस्ट। होता है क्या, क्योंकि जब भी डिप्रेशन पीरियड होगा तो उस टाइम पर वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो जाएगी, बट फिक्स रेट जो है, सॉरी फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आप प्रोडक्शन करो या मत करो, फिक्स कॉस्ट तो आपको बेयर करनी ही पड़ेगी, और वो फिक्स कॉस्ट ही डिप्रेशन पीरियड में आपकी दुकान को क्या कर देती है, शट डाउन करती है। समझ में आ गया क्या।
इसके बाद में माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट विच लीव्स द कंज्यूमर्स विद द वेरी लिटिल डिस्पोजेबल इनकम। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस है? टैक्स पेमेंट का डिफरेंस है। अच्छा, ओनली टैक्स पेमेंट का डिफरेंस है या और कुछ भी है? सारे खर्च कर चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है? आपने बोला सर टैक्स का फर्क है। मैं बोलता हूं कि इसके अलावा भी कोई फर्क है क्या? किस चीज का? नॉन टैक्स पेमेंट बोले तो फीस, फाइन एंड एस्टेट। एस्टेट क्या होता है? मरने के बाद ये मार के मानेगा। एस्टेट का मतलब होता है जिस, ठीक है, मतलब कोई ऐसी असेट्स, कैश, लिक्विड जिसके ऊपर किसी की ओनरशिप नहीं है, ठीक है, उसको कौन ले जाती है? गवर्नमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं एस्टेट रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एस्टेट रेवेन्यू डिस्पोजेबल इनकम में नहीं आती है। फाइन्स एंड पेनल्टीज जो होती हैं उनको भी टैक्स के साथ साथ हमें हमारी इनकम में से क्या करना पड़ता है? डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या मिलेगी? डिस्पोजेबल इनकम। अरे वो इतना बड़ा मुंह मत फाड़, इतना बड़ा मुंह फाड़ दिया। वो आता है ना वो हिप्पो। किसका? ठीक है, व्हेन वी डिडक्ट द टैक्स, पेनल्टीज एंड फाइन्स फ्रॉम द इनकम देन वी गेट द डिस्पोजेबल इनकम। आगे देखो, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन चल रहा होगा उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर होगी। उसके बाद में डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी, लोग ज्यादा से ज्यादा लिक्विड की फॉर्म में डिमांड करेंगे मनी की। ये वाला अंडरलाइन कर लेना भाई, ये स्पेशली याद रखना आपको कि जब डिप्रेशन पीरियड चल रहा होगा तो उस टाइम पर लिक्विड की फॉर्म में मनी की डिमांड सबसे ज्यादा होगी। अब लिक्विड की फॉर्म में मनी की डिमांड का मतलब क्या है? आप मनी को दो फॉर्म में रखते हैं, या तो आप अपनी बैंक डिपॉजिट्स में रखते हैं मनी को, या लिक्विड फॉर्म यानी कि कैश की फॉर्म में अपने पास रखते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन चल रहा होगा तो आप बैंकों के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक करप्सी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल पर्सन ट्राई टू गेट इन कैश देयर डिपॉजिट्स। कोई भी इंडिविजुअल अपना पैसा बैंकों में नहीं रखना चाहेगा, वो अपने कैश की फॉर्म में अपने पास ही रखेगा। तो सीधी सी बात है, जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होगा, ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर मनी की डिमांड किसकी फॉर्म में चल रही होगी? लिक्विड की फॉर्म के अंदर। लिक्विड का मतलब, अच्छा, लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो कैश होता है, और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। और अच्छा, गोल्ड लिक्विड एसेट्स है या नहीं है? गोल्ड को लिक्विड कंसीडर करोगे या नहीं करोगे? गोल्ड है, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसा मेटल है जिसको इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट करना पॉसिबल है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लिक्विड एसेट्स ही मानते हैं। इसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑल्सो फॉल्स ड्यू टू द पॉसिबल बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जब डिप्रेशन चलेगा तब फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आएगा? क्योंकि बैंकों ने लोगों को लोन दे रखा है, और जितने भी डिमांड डिपॉजिट होल्डर हैं वो अपनी डिपॉजिट्स को क्या करवा लेंगे? इन कैश करवा लेंगे। इन कैश करवाने से इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास कैश बढ़ जाएगा और बैंकों के पास कैश क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो जिनके पास बैंकों के पास फर्दर लोन देने के लिए डिपॉजिट से नहीं होंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके बाद में स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बैंक करप्सीज। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बैंक करप्ट होंगी वो ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अच्छा, डिप्रेशन का सबसे पहले इंपैक्ट ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पर ही पड़ता है। कैसे? देखो, दो तरीके की गुड्स होती हैं, एक तो होती है कंज्यूमर गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को दो पार्टीशन में डिवाइड किया है, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। अब आप मुझे बताएं कि अगर डिप्रेशन आ जाए
तो क्या आप कंज्यूमर गुड्स के नॉन ड्यूरेबल नेचर जो होता है, ठीक है, जिसमें आपका डाइट वगैरह सब चीजें आ जाती हैं, आपके फूड एंड बेवरेजेस आ जाते हैं, आपकी डेली यूज की चीजें आ जाती हैं, ठीक है, इनके कंजप्शन को स्टॉप कर सकते हो क्या? ठीक है, तो कितना भी भयंकर डिप्रेशन हो, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल की गुड्स की डिमांड बहुत लेस इफेक्टेड होती है। जबकि अगर आपको यह कहा जाए कि डिप्रेशन चल रहा है, एक मकान बना लो तो बना लोगे क्या? गाड़ी परचेज कर लो तो कर लोगे क्या? नया टेलीविजन परचेज करोगे क्या? नया रेफ्रिजरेटर परचेज करोगे क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब डिप्रेशन पीरियड चल रहा होगा तो सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी? ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। और ड्यूरेबल के बाद में दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इसलिए इफेक्ट होगी क्योंकि बैंक करप्ट हो चुके होंगे, और बैंक करप्ट होने की वजह से सीधी बात है जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन मिलना पॉसिबल नहीं होगा। लोन नहीं मिलेगा तो वो कैपिटल गुड्स को परचेज नहीं करेंगे। इसके बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी टचेस द बॉटम, और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो अपने बॉटम पर आ चुकी होंगी, और बॉटम पर आती है इसी को देखो 1929 से लेकर 33 के बीच में जो डिप्रेशन आया था उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिप्रेशन। डेट याद रहेगी, 1929 टू 1933। और इसको रिमूव करने के लिए एक बुक रिलीज की थी जॉन मैनार्ड किन्स ने, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। नाम सुना था क्या इसका? कब रिलीज हुई थी? 1936 के अंदर। अभी मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुक आई 1936 में, प्रॉब्लम आई 1933 में। ये कैसे हुआ? हाँ, उसको स्टडी 36 में स्टडी की है, प्रॉब्लम 33 में आई थी। हाँ, लिखते लिखते देखो 1933 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसको सॉल्व करने के लिए जो मेजर्स थे उनको हैंड रिटन नोट कर रहे थे वो, ठीक है, तो जो जो मेजर डिसाइड हुए उनको रिजॉल्व करने के लिए उन मेजर्स को ही कंप्रेहेंसिवली उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? एक बुक के अंदर, ठीक है, जिसको द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का नाम दिया था 1936 में, ठीक है। इसके बाद में जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आ जाता है तो डिप्रेशन के बाद में अगली स्टेप क्या होती है? रिकवरी। अब रिकवरी के अंदर क्या होगा? स्टेटमेंट याद रखने हैं, बिगिन ऑफ ए ऑप्टिमिज्म, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया? डिप्रेशन के अंदर क्या रह जाता है? पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब कि सभी की सभी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिसअपॉइंट हो चुकी होंगी, ठीक है। बट रिकवरी के अंदर वापस क्या स्टार्ट होगा? ऑप्टिमिज्म, आशावादी, ठीक है। आशावाद होना मतलब वापस से, ठीक है, उम्मीद की किरण दिखाई देगी इनको कि अब वापस रिकवर कर सकते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट। और लेबर मार्केट के अंदर देखो डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि सभी के सभी लेबर जो है अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वेज रेट बहुत कम है। अब सब लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं तो वो कम वेज रेट के ऊपर भी काम करने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। कम वेज रेट पर लेबरर्स के काम करने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो प्रोड्यूसर्स जो हैं, ठीक है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करने को रेडी हो जाएंगे। मतलब लो वेज रेट पर लेबरर्स हायर करना पॉसिबल हो पाएगा, और लो वेज रेट पर लेबरर्स को हायर करने की वजह से प्रोड्यूसर्स वापस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई या नहीं आई? ऊपर की तरफ फर्म्स ने प्रोडक्शन बंद करना क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि जब डिप्रेशन पीरियड चल रहा होता है, सॉरी पीक का पीरियड होता है, जब पीक पीरियड में सभी वेज रेट, प्राइस रेट सब क्या होते हैं? हाई लेवल पर चल रहे हैं। हाई लेवल पर होने की वजह से फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने से प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? कम। समझ में आई या नहीं है? जबकि डिप्रेशन पीरियड में वेज रेट क्या चल रही होती है? मिनिमम। और मिनिमम वेज रेट पर प्रोडक्शन करना बहुत लेस कॉस्टलियर होता है। समझ में आई या नहीं है? इसी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको वापस ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में जो लेबरर्स हैं या इनपुट्स हैं वो बहुत लेस कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हो पाएंगे डिप्रेशन में, ठीक है। इसलिए वो वापस प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे बाय द हायरिंग द इनपुट्स एट लोवेस्ट प्राइसेस। इसके बाद में देखो बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग क्रेडिट। अब जब फर्म्स वापस प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी तो बैंकिंग सिस्टम वापस क्या देना स्टार्ट कर देगा? क्रेडिट देना स्टार्ट करेगा। आगे क्या लिखा है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनटू द न्यू टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड कैपिटल गुड्स। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड पिक्स अप एंड प्राइस ग्रेजुअली राइजेस, ठीक है। वापस डिमांड के लेवल्स बढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट होंगे और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। इसके बाद में दिस एक्ट्स एज ए टर्निंग पॉइंट, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। रिकवरी दूसरा टर्निंग पॉइंट होती है।
इसके बाद में प्रोडक्शन इंक्रीजेज, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव्स, इनकम इंप्रूव्स एंड कंज्यूमर बिगिंस टू इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो वो लोग धीरे धीरे वापस अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से वापस क्या बढ़ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। देखो लिंक करते हुए समझ पाओगे तो समझ लोगे, वरना ये नहीं समझ में आएगा कि पीक में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है। ठीक है, मैं यहां पर बता रहा हूं कि अगर इकोनॉमी के अंदर वेज रेट मिनिमम हो गई तो प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलेगा वापस प्रोडक्शन करने के लिए। वापस प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिव मिलेगा तो सीधी सी बात है वो नए एम्प्लॉइज को हायर करेंगे। नए एम्प्लॉइज को हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट लेवल वापस राइज करना स्टार्ट करेगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल वापस राइज करेगा तो सीधी सी बात है लोगों की इनकम लेवल वापस बढ़ने लग जाएगी। इनकम लेवल वापस इंक्रीज होने लगेंगे तो वापस लोगों के कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे तो वापस लोगों की एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? मार्केट में इंक्रीज होगी। मार्केट में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने लगेगी तो सीधी सी बात है वापस से प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक नई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और रिकवरी वापस किस साइड में जाने लग जाएगी? प्रॉस्पेरिटी की तरफ। इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड एंड आर एनीथिंग बट रेगुलर, वेरी इन इंटेंसिटी एंड लेंथ। यहां पर याद रखना है बिजनेस साइकिल आर एनीथिंग बट रेगुलर। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस साइकिल है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर हमेशा कैसे चलती रहेगी? रेगुलर चलती रहेगी। बिजनेस साइकिल की प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होती है और किसी एक स्टेज के ऊपर कभी भी स्टॉप नहीं होगी। जैसे आप सोचो कि पीक पर आ गई तो अभी स्टॉप कर दो, तो बिजनेस साइकिल कभी भी पीक पर स्टॉप नहीं होगी, डिप्रेशन पे स्टॉप नहीं होगी, ना ही रिसेशन पर, ना ही एक्सपेंशन पर। ठीक है, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होती है, रेगुलर चलती रहती है। बट यहां पर याद रखना है द प्रोसेस ऑफ बिजनेस साइकिल वेरी इंटेंसिटी एंड लेंथ। इसका मतलब बिजनेस साइकिल की जो 4 स्टेजेस पढ़ी हैं आपने, उनकी लेंथ या फिर उनका पीरियड क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कभी प्रॉस्पेरिटी पीरियड छोटा आ जाए, तो हो सकता है कि कभी कभी मार्केट में प्रॉस्पेरिटी लंबे टाइम तक भी चलती रहे। समझ में आई या नहीं? कभी कभी डिप्रेशन हो सकता है स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए, जैसे कोरोना का पेंडेमिक जो है वो 2 साल के लिए आया, जबकि ग्रेट डिप्रेशन कितने साल के लिए आया था? 4 साल के लिए। आगे बात समझ में? इसी तरीके से एक आईटी क्राइसिस आया था 1998 के अंदर, वो 1 साल के लिए आया था। इसके बाद में एक हाउसिंग क्राइसिस आया था यूएसए के अंदर, वो 2 साल के लिए आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिप्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंशन, ये चारों ही स्टेजेस की जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में इकोनॉमीज यूज चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल एंड प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स, देयर आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। मतलब कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिन मेजर्स का यूज करके इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बिजनेस की कौन सी स्टेज थी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी थी या फिर डिप्रेशन था। कैसे पता चले कि इसको डिप्रेशन बोलेंगे, इसको प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे? ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन, एक्सपेंशन एंड रिसेशन, इन चारों स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन मेजर्स को यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। और 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, कौन कौन से? लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कोइंसिडेंट एंड कॉनकरेंट। याद रखने का सिंपल सा तरीका, ठीक है, ऐसे इंडिकेटर जो पीरियड से पहले ही बता देंगे वो लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, जो पहले ही प्रिडिक्ट कर देंगे कि आगे डिप्रेशन आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है, आगे प्रॉस्पेरिटी आने वाली है या नहीं आनी। ठीक है, इसका मतलब किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के, ठीक है, होने से पहले ही जो आपको असाइन करेंगे उनको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, और जो बाद में करेंगे वो लैगिंग इंडिकेटर, और ड्यूरिंग द प्रोसेस करेंगे वो कॉनकरेंट। समझ में आ गई क्या? देखो लीडिंग इंडिकेटर के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? एक तो होता है चेंजेस इन स्टॉक। अगर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तो ये इस बात का क्लियर साइन है कि आगे क्या आने वाली है? प्रॉस्पेरिटी। और इकोनॉमी के अंदर अगर शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे गिरने वाली हो तो सीधी सी बात है आगे क्या आने वाला है? डिप्रेशन। ठीक है, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। अगर इकोनॉमी के अंदर कंपनियां नई कैपिटल गुड्स के ऑर्डर देने लग जाएं, ठीक है, जो कंज्यूमर्स है वो नई कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर्स देने लग जाएं, तो ये इस बात का साइन है कि फ्यूचर में क्या आने वाली है? प्रॉस्पेरिटी। समझ में आ गई? बट धीरे धीरे लोग या फिर जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं, कंपनियां हैं, वो अपने ऑर्डर्स को कैंसिल करने लग जाएं, या कंज्यूमर्स अपने ऑर्डर्स को कैंसिल करें कंज्यूमर गुड्स के, तो ये इस बात का साइन है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है? डिप्रेशन। समझ में आई या नहीं आई? तो स्टॉक के प्राइसेस और प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, इनसे पता चलता है कि फ्यूचर में डिप्रेशन आएगा या प्रॉस्पेरिटी। तो ये दोनों के दोनों क्या है? लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है,
इसके बाद में लैगिंग इंडिकेटर कौन कौन से हैं? लैगिंग मतलब जो बाद में रियलाइज होंगे। बाद में रियलाइज होने का मतलब है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप इकोनॉमी के अंदर मास लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि पहले क्या गया है? डिप्रेशन गया है। ठीक है, अगर इकोनॉमी के अंदर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में अभी क्या हुआ था? प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसके बाद में कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अगर कंपनियों को मास लेवल ऑफ प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है तो प्रॉस्पेरिटी रही होगी, और अगर कंपनियों को लॉसेस हो रहे हैं तो डिप्रेशन पीरियड रहा होगा। फिर इसके बाद में लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा रही है तो इसका मतलब है लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा रहने का मतलब है प्रॉस्पेरिटी रही होगी। अगर लेबर कॉस्ट बहुत कम रही है तो इसका मतलब है डिप्रेशन पीरियड रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद में आता है कॉन्सिडेंट ऑन कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। कॉन्करेंट इंडिकेटर क्या है? जो ड्यूरिंग द पीरियड रियलाइज होंगे। कौन कौन से हैं? जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब लीडिंग इंडिकेटर देख लो क्या कहते हैं। ए लीडिंग इंडिकेटर इज ए मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न और ए ट्रेंड। किस इकोनॉमी जब भी किसी पैटर्न या ट्रेंड को फॉलो करेगी, अगर उससे पहले ही अगर कोई इंडिकेटर असाइन करने लग जाए तो उसको बोलेंगे लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, एग्जांपल्स याद रखने आपको। यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो नाम से नहीं आएगा कि व्हाट इज द लीडिंग इंडिकेटर, व्हाट इज द ये। ठीक है, यहां पर एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा कि एग्जांपल का नाम देगा, जैसे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर है? लीडिंग इंडिकेटर है। इसके बाद में देखें, दोज वेरिएबल दैट चेंजेस बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर। रियल में जीडीपी चेंज होने से पहले अगर कोई इंडिकेटर चेंज हो रहा है तो वो लीडिंग है। इसके बाद में एग्जांपल, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक की प्राइसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स, indices such as housing, interest rate and price are generally seen as precursors of upturns and downturns। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें या तो बढ़ने लग जाएंगी या फिर घटने लग जाएंगी। प्राइसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड प्राइसेस ऑफ शेयर्स, ये तीन चीज अगर बढ़ने और घटने लग जाए पहले ही तो इसका मतलब इकोनॉमी में डिप्रेशन या प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। इसके बाद में वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग परमिट्स एंड प्राइवेट हाउसेज, फ्रैक्शंस ऑफ कंपनी रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मनी ग्रोथ रेट आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रैकिंग। इन सारों के नाम याद रटने ही पड़ेंगे भैया आपको। अच्छा, ये क्या होता है इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस? अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नाम सुना है आपने? क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? स्माइल नहीं ले मांग रहा हूं, याद नहीं आ रहा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का नाम सुना है? क्या होता है? ये भी नहीं सुना है। अच्छा, इंडेक्सेस क्या होते हैं ये तो पता है क्या? स्टेट्स पढ़ी है? स्टेट्स के अंदर इंडेक्स नहीं आया? आया था। क्या होता है इंडेक्सेस? हाँ भाई, ये बताएगा जवान। ये अभी ठूस ठूस के खा रहा था ना ये। बता भाई जवान, क्या होता है इंडेक्सेस? परसेंटेज होती है। आगे आने वाले डाटा को कंपेयर करते हैं, उसको इंडेक्स बोलते हैं। सही बात है। किसी बेस ईयर के डाटा के बेस पर फ्यूचर के डाटा के चेंजेस को प्रेडिक्ट करना इंडेक्सेस है। सही बात है, बैठ जा। ठीक है, एक होता है इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी, ठीक है, जो क्या नाम है डिमांड है या फिर अपने ऑर्डर्स हैं उनको अगर कैंसिल करने लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होने का मतलब है कि वो फ्यूचर में उस कमोडिटी को परचेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये उसके लोअर कॉन्फिडेंस का साइन है। फिर इसके बाद में वाइडली यूज टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन इकोनॉमी, सबसे ज्यादा, ठीक है, जो प्रिडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। ये बात याद रखनी है। इसके बाद में नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, लीडिंग इंडिकेटर कभी भी एक्यूरेट, सॉरी, लीडिंग इंडिकेटर हमेशा एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। एक्यूरेट होने का मतलब, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर किसी भी इवेंट के होने से पहले होते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में किसी भी इवेंट का होना या ना होना ये अनसर्टेन होता है।
ठीक है, हो सकता है कि मार्केट के अंदर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसी को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, तो जरूरी तो ना प्रॉस्पेरिटी आए। ठीक है, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई और फ्यूचर में जाकर डिक्रीज होने लग गई तो हो सकता है वापस डिप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो शेयर्स की ओनली शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होना इस बात का साइन नहीं है कि फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, बट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मे बी चांसेस हैं कि फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आ जाए। इसके बाद में लैगिंग इंडिकेटर आते हैं। लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं? आफ्टर इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर कोई भी इकोनॉमिक ट्रेंड ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन प्रिडिक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लैगिंग इंडिकेटर। वेरिएबल्स दैट चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। और इसके एग्जांपल याद रखेंगे। लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म दीज ट्रेंड्स: unemployment, corporate profits, labor cost per unit of output, interest rate and consumer price index and commercial leading activity। और इसके बाद में कोइंसिडेंट इंडिकेटर या कॉन्करेंट इंडिकेटर। कॉन्करेंट क्या बताए थे मैंने अभी? तो ड्यूरिंग द इवेंट होते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट का मतलब जब आपकी प्रॉस्पेरिटी डिप्रेशन चल रहा होगा उसी टाइम पर ये आपको असाइन करेंगे कि कौन सा पीरियड चल रहा है। also called concurrent indicators and simultaneously with the business cycle movements। बिजनेस साइकिल की मूवमेंट जो है उसके साथ साथ चलेंगे ये इंडिकेटर। कौन कौन से हैं? क्लोजली विद द चेंजेस इन द साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। इसके एग्जांपल है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स एंड इन फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स एंड सच एज स्टॉक ऑफ मार्केट प्राइसेस। इसके बाद में स्टॉक मार्केट वाला कौन सा? दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है, देख पूरी बात पढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट और उसमें क्या लिखा हुआ है? फोर्थ लाइन। अच्छा, ये यहां पर शायद इससे लिंक कर रहा है ये इंटरेस्ट रेट रिलेटेड टू द हाउसिंग लोन्स। ठीक है, और यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है इट इज रिलेटेड टू द कॉमर्शियल लोन्स। समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस नहीं होता। आप अपने कंजप्शन पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं या आप अपने हाउसिंग के लिए लोन ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी। ठीक है, जबकि यहां पर ऑल ओवर इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है, कॉमर्शियल की। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या बताया मैंने? स्टॉक मार्केट प्राइस। ये लैगिंग में भी है और इसमें भी है। अब को चेक करना पड़ेगा एक बार हिंदी में। ठीक है, इसको डाउट में ही रखना भी। अब इसके बाद में आता है ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन पीरियड क्या था? 1929 टू 1933। इसकी थ्योरी किसने दी थी? जॉन मेनार्ड किन्स ने। बुक का नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, कब रिलीज हुई थी? 1936 के अंदर। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट कहां से हुआ था? यूएसए से। याद रखना है, दो कंट्रियों से स्टार्ट हुआ था, यूएसए एंड यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दो कंट्रियों से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? ठीक है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री थी वो शट डाउन होने लग गई थी या बिलो द कैपेसिटी काम करने लग गई। एम्प्लॉयमेंट के लेवल कम हो गए, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो गया और इनकम के लेवल धीरे धीरे कम होने लग गए थे। ठीक है, और इसका जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो किसको माना गया? एग्रीगेट डिमांड को। और एग्रीगेट डिमांड में भी किसको माना गया था? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को। समझ में आ गई? अब इन्होंने क्या सजेशन दिया था? जॉन मेनार्ड किन्स ने सजेशन दिया कि अगर हमें ग्रेट डिप्रेशन को रिमूव करना है तो कंट्री की एग्रीगेट डिमांड का लेवल इंक्रीज करना होगा। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए दो तरीके यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम वेज रेट के ऊपर जितने ज्यादा लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट देना पॉसिबल हो उतने ज्यादा लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। ठीक है, इट्स मीन क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एट द फॉर द अनस्किल्ड लेबरर्स। ठीक है, दूसरा इक्विपमेंट इन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग्स इंक्रीज करनी चाहिए।
गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने का मतलब गवर्नमेंट को ट्रांसफर एंड सब्सिडी इनकम देनी चाहिए लोगों को, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम का लेवल राइज हो सके, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी तभी लोगों की कंजप्शन डिमांड इंक्रीज होगी, और कंजप्शन डिमांड इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 1930 जनरल टर्म यूज किया गया है, वैसे तो 29 to 33 है। लॉन्गेस्ट डीपेस्ट, ठीक है, इसमें ये क्या याद रखना है कि सबसे लंबा डिप्रेशन आज तक का ग्रेट डिप्रेशन रहा है, और सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे बुरी कंडीशन भी इसी के अंदर हुई है। फिर इसके बाद में इट स्टार्टेड इन यूएसए एंड बिकम वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले स्टार्ट कहां पर हुआ था, यूएसए के अंदर। ठीक है, जीडीपी फेल बाई अराउंड 15%, ये डाटा याद रखना है कि जीडीपी कितने फेल हो गई थी, 15%, मतलब 15% तक कंट्री की जीडीपी पहले से क्या हो गई, कम हो गई। और कब से कब तक है, 1929 टू 1932। अब इसमें डेट 32 है ना, तो 32 ही याद रखनी है आपको। ठीक है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फेल, ये तीनों के तीनों लेवल्स डाउन हो चुके थे। इसके बाद में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स रिगार्डेड लोअर एक्सपेंडिचर को याद रखना है, लोअर एक्सपेंडिचर। अच्छा, लोअर एक्सपेंडिचर को मैं लोअर एग्रीगेट डिमांड बोल सकता हूं क्या, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और ये सारे के सारे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंट्री के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर को फॉल कर दो या एग्रीगेट डिमांड को फॉल कर दो, बात तो एक ही है। के बाद में जॉन मेनार्ड किन्स रिगार्डेड लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी टू बी द कॉजेज ऑफ मेसिव डिक्लाइन इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मोनेटरिस्ट opined that the Great Depression was caused by the banking crisis and low money supply. अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है, मोनेटरिस्ट। ठीक है, एरा आया था मोनेटरिस्ट एक एरा। ठीक है, मोनेटरिस्ट एरा वाले ने ओपिनियन किया था, यानी कि उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया वो किसकी वजह से आया है, बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई। ठीक है, डिप्रेशन आने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो एग्रीगेट डिमांड हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो सकती है, मनी की सप्लाई हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिगेन रिकवरिंग इन 1933, इंक्रीज मनी सप्लाई, ह्यूज इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद में गवर्नमेंट ने ह्यूज अमाउंट के अंदर, ठीक है, अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के लेवल इंक्रीज होने लगे। ठीक है, इसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल ब्रस्ट ऑफ 2000। सन 2000 के अंदर आईटी बबल ब्रस्ट हुआ था। आईटी, यहां पर जो बबल टर्म है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी और बूम के लिए। ठीक है, याद रखना, आईटी बूम, आईटी बूम कब आया था, 2000 के अंदर, क्योंकि 1996 के अंदर, ठीक है, धीरे धीरे इंटरनेट मार्केट ने अब स्प्रेड करना स्टार्ट किया था। तो जैसे ही इंटरनेट कंपनियों ने स्प्रेड करना स्टार्ट किया तो शुरुआत में इंटरनेट कंपनियां क्या करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट अवेलेबल करवा रही थी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट अवेलेबल करवाने से मार्केट में कंज्यूमर्स तो इंक्रीज हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे इंटरनेट कंपनियों की रेवेन्यू क्या होने लग गई, कम होने लग गई। इंटरनेट कंपनियों की रेवेन्यू कम होने से इंटरनेट कंपनियां बंद होने लग गई, और इंटरनेट कंपनियों के जो एम्प्लॉइज थे वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड हो गए। इंटरनेट कंपनियों के एम्प्लॉइज अनएम्प्लॉयड होने से कंट्री के इनकम लेवल क्या होने लगे, डाउन, और इसी को क्या नाम दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल ब्रस्ट ऑफ 2000। ठीक है, ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये भी यूएसए से स्टार्ट हुआ था, फिर पूरी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया था। देखो क्या लिखा हुआ है, डॉट कॉम बबल भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल का दूसरा नाम क्या है, डॉट कॉम बबल। इसके बाद में कभी स्टार्ट हुआ था, पीरियड 1997 टू 2000। ठीक है, इसके बाद में द लो इंटरेस्ट रेट इन द 1998 टू 99 इंक्रेज द स्टार्टअप इंटरनेट कंपनीज टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, 1997 के अंदर जो बैंकिंग कंपनीज है उन्होंने इंटरनेट का स्टार्टअप करने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया था, कम।
ठीक है, जैसे किसी भी देखो किसी भी गवर्नमेंट को अगर किसी स्टार्टअप को इनिशिएट करना है या प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस सेक्टर से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। जैसे कंट्री के अंदर हाउसिंग को अगर प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हाउसिंग लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। उसी तरीके से 1996 के अंदर क्या हुआ, सॉरी 98 टू 99 के बीच में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी कंपनी इंटरनेट के स्टार्टअप करना चाहती है, ठीक है, उसको लोन की उसको मिलने वाले जो लोन है उसकी इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया जाए, कम कर दें। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से जितनी भी आईटी कंपनी है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बोरो करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड सीइंग वास्ट स्कोप ऑफ द एरिया, द वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ दीज कंपनीज ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। इन्वेस्टर्स वर लेस कोशियस का मतलब उन्होंने कोई सावधानी नहीं दी, ठीक है। ग्रेट राइज इन देयर स्टॉक प्राइसेस एंड ई प्रीफिक्स टू देयर नेम और .com टू द एंड। जितनी भी इंटरनेट कंपनियां थी उन्होंने अपने नाम से पहले क्या लगा लिया, ई, और लास्ट में क्या लगा दिया, .com। आज आप जितने भी इंटरनेट के ऊपर देखते हैं ना, याहू वगैरह जो नाम सुना है, गूगल वगैरह जो नाम सुना है, इनके आगे जो ई नाम लगा हुआ है ये उसी टाइम से लगा हुआ है, ठीक है। जितने भी इंटरनेट कंपनियां थी उन्होंने अपने स्टार्टअप का प्रीफिक्स सेट किया था ई, ठीक है, और उसका सफिक्स सेट किया था क्या, .com। इसके बाद में दीज कंपनीज ऑफर्ड देयर सर्विसेज और एंड प्रोडक्ट्स फॉर फ्री विद द expectation that they could build enough brand awareness and charge profitable rates for their services later। शुरुआत में जो कंपनियां मार्केट में उतरी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया। जैसे इंडिया के अंदर जियो ने किया था, शुरुआत में जियो कंपनी आई थी तब 1 साल के लिए फ्री पैकेज दे रही थी, किया था क्या किसी ने, ठीक है। 4G फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रही थी 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी तरीके से यूएसए के अंदर भी जितनी भी इंटरनेट कंपनियां स्टार्टअप हो रही थी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जैसे जैसे हम लोगों को इंटरनेट अवेलेबल करवाएंगे लोगों की हमारे लिए अवेयरनेस बढ़ेगी, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की गुडविल बढ़ेगी तो फ्यूचर में हम ज्यादा रेट चार्ज कर पाएंगे, ठीक है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और बाद में जाकर क्या हुआ, द कोलैप्स ऑफ द बबल टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1990 टू 2001। 1999 से लेकर 2001 के बीच में इनका जो बबल था, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो ब्रेक हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितनी भी इंटरनेट कंपनियां हैं वो अपने क्रेडिटर्स को पे करने में कैपेबल नहीं हो पाई, ठीक है। और इस तरीके से अमेरिका के अंदर क्या आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसके बाद में लास्ट आता है रीसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 टू 9। इसके अंदर क्या हुआ, हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। ओरिजिन टू यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स, द यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, यूएस के रिजर्व बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व बैंक। देखो, रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लीड लार्ज लिक्विडिटी और मनी सप्लाई विद द बैंक्स। क्या हो गया, अरे भाई रटने वाली चीजें ये तो रटनी ही पड़ेंगी, मैं क्या समझा दूं, 1-2 नंबर मिलेंगे, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ना छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ना है, तुम्हें स्किप करना है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी तो ना है। देखो, लीड टू लार्ज लिक्विडिटी और मनी सप्लाई विद द बैंक्स, विद द लोअर इंटरेस्ट रेट क्रेडिट बिकम cheaper and the households even with low credit worthiness began to buy houses in increasing numbers। increased demand for houses lead to increase the prices of them। अच्छा, यहां पर बात क्या याद रखनी है, देखो पूरा नहीं पढ़ाता हूं, नॉर्मल आपको बात याद रखनी है, ठीक है, कि क्या हुआ था अमेरिका के अंदर हाउसिंग फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट ने इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट को कम करने से हर कोई आदमी क्या बनाने लग गया, मकान बनाने लग गया, ठीक है। गवर्नमेंट बिना सिक्योरिटी लिए ही लोगों को क्या देने लग गई, लोन देने लग गई एट द चीपर प्राइसेज या एट द चीपर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर हाउसिंग प्रोडक्ट जो हुआ करते हैं जैसे सीमेंट वगैरह है, आयरन है, ठीक है, या फिर जो भी कोई कैपिटल गुड्स लगती है, कोई मशीन वगैरह लगती है हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ने लग गई। डिमांड बढ़ने से उनकी वैल्यूज इंक्रीज होने लग गई, समझ में आई या नहीं। और जबकि इधर इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, कम। अब हाउसिंग की इंटरेस्ट रेट ज्यादा, सॉरी इंटरेस्ट रेट तो चल रही है कम और हाउसिंग प्रोडक्ट्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लग गई, इंक्रीज। तो अमेरिका के अंदर घर बनाना जो है वो पहले से ज्यादा महंगा पड़ने लग गया, ठीक है, क्योंकि पहले तो हाउसिंग की डिमांड कम थी,
और जब लोगों को लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिलने लगा तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा बोरो करना स्टार्ट कर दिया और मार्केट में हाउसिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। हाउसिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ते ही उनकी प्राइस भी बढ़ गई। ठीक है, तो पहले तो मकान बनाना सस्ता पड़ता था और बाद में जाकर महंगा पड़ने लग गया। और जैसे ही मकान बनाना महंगा पड़ने लगा तो लोगों का लार्ज अमाउंट मकान को कंस्ट्रक्ट करने में चला जाता था। ठीक है, और आगे चलकर क्या हुआ कि जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने मकान बना लिए उन्होंने अपना लोन का रीपेमेंट करने से कैंसिल कर दिया या मना कर दिया। ठीक है, बैंकों से लोन तो ले लिया और बाद में जब मकान महंगे पड़े, ठीक है, तो बैंक को लोन देने से लोन का रीपेमेंट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, अब बैंकों के पास जो लोन की अमाउंट थी या बोरोइंग की लैंडिंग की अमाउंट थी वो रिकवर नहीं हुई और बैंकों के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट होल्डर्स थे वो अपना पैसा विड्रॉ करने लग गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, जितने भी कॉमर्शियल बैंक थे यूएसए के अंदर वो सारे के सारे करप्ट हो गए। ठीक है, और बैंक करप्ट होने की वजह से सीधी सी बात है, आगे जो इतनी भी ग्रोथफुल कंपनियां थी उनको लोन मिलना मना कर दिया बैंकों ने या फिर लोन मिलना बंद हो गया। और लोन मिलना बंद हुआ तो जितनी भी कंट्रियों की ग्रोथ थी या जितनी भी फर्म्स की ग्रोथ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, स्टेगनेंट हो गई। इसको नाम दिया था रीसेंट ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और ऑफ 2008। इसके बाद में आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ये कल देखेंगे, बहुत ही लंबा हो गया।